देखिए, मेंस एग्जामिनेशन में सब्जेक्ट वही थे, लेकिन इनको अलग तरीके से इंटरप्रिटेट किया जाएगा और कुछ नए सब्जेक्ट ऐड किए जाएंगे। तो सब्जेक्ट में जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है, जो जिस तरह से होते हैं परीक्षा यूपीएससी की, उसी तरह से मैं आपको ये टेबल लेकर आया हूँ। सबसे पहले पेपर आपका होगा हिंदी और इंग्लिश का, पेपर ए और बी जिसे कहते हैं। देखिए, अब मेंस एग्जामिनेशन में क्या नेचर होता है उसे ध्यान से समझिए, प्री को भूल जाइए। सबसे पहले मेंस एग्जामिनेशन आपकी पर्सनैलिटी का एग्जामिनेशन है, जितने आपने सीखा है, लर्निंग का एग्जामिनेशन है। और इसमें आपका सिर्फ और सिर्फ क्या चेक होगा, पर्सनैलिटी और एटीट्यूड, जो आपको रिटन में देना है। किसमें? रिटन में देना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, सिंपल भाषा, किसी भी व्यक्ति की सबसे बड़ी जो चीज़ होती है, सबसे पहली, वो होती है उसकी लैंग्वेज। क्या होती है? अगर उसकी भाषा सही नहीं तो हो सकता है कि उसके पास में कंटेंट अच्छा हो, लेकिन वो अपने आप को कभी क्या नहीं कर पाएगा, एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, या करेगा भी तो टूटी फूटी कोई ना कहीं गलती कर लेगा। इसीलिए यूपीएससी के अंदर पहले बताया गया कि भाई आपकी भाषा अच्छी होनी चाहिए। भाषा का मतलब यहाँ ग्रामर से है। क्या है? लैंग्वेज। पल्स समझ जाना सब्जेक्ट की। लैंग्वेज पेपर जो होते हैं ये होते हैं क्वालिफाइंग इन नेचर। क्वालिफाइंग का मतलब समझते हैं, सिर्फ पासिंग। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि ये क्वालिफाइंग कितने परसेंट पर होते हैं? सिर्फ 25% पर। सही है। अगर आप 25% नंबर लेकर आते हैं हिंदी में, 25% नंबर लाते हैं इंग्लिश में, तो आप क्वालिफाइंग कर जाएंगे। बहुत सिंपल है। नॉर्मली इसमें कोई तकलीफ़ नहीं होती नॉर्मली, लेकिन कभी कभी किसी का तुक्के में प्री निकल जाए और उससे ना लिखना आता हो ना बोलना आता हो, ठीक है, वो अटक जाएगा यहाँ। और जब ये परीक्षाएं होती हैं तो इसमें 25% क्वालिफाइंग तो होता है, लेकिन इसकी पावर सबसे ज़्यादा दे रखी है इसको। अगर आप इस पर्टिकुलर परीक्षा को पास करते हैं तभी आपकी अगली कॉपियाँ चेक होंगी, वरना अगली कॉपी चेक नहीं होंगी। अगर आपने हिंदी और इंग्लिश की परीक्षा पास की, जो कि सिर्फ सिंपल है, 25% है, तभी आपकी कॉपियाँ चेक होंगी, अदरवाइज आपकी कॉपियाँ चेक नहीं होंगी, चाहे आपने कितना ही अच्छा हिस्ट्री ज्योग्राफी में किया हो, ठीक है। लेकिन 25% कोई बड़ी चीज़ नहीं है। एक चीज़ कंपलसरी होती है इसमें, वो है एक लैंग्वेज इंग्लिश। क्या है? इंग्लिश। ये हिंदुस्तान, इंडिया में सबके लिए कंपलसरी है। यूपीएससी में, यूपीपीएससी में अलग है इसका सिस्टम। लेकिन सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड जो लैंग्वेज है, वो आपके रीजन के हिसाब से है। सपोज आप तमिलनाडु से बिलोंग कर रहे होते तो हिंदी तो नहीं रखते, तो आप क्या रखते? तमिल रखते। बंगाल से बिलोंग कर रहे होते तो बांग्ला रखते। इसीलिए जो 11 भाषाएं हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, उसमें से कोई भी एक लैंग्वेज अपने क्षेत्र के हिसाब से कोई व्यक्ति क्या कर लेता है, चूज कर लेता है। तो आप, जहाँ तक उम्मीद है, दूसरी भाषा आपकी हिंदी ही होगी, कोई पंजाबी या बांग्ला तो होगी नहीं, इसलिए हिंदी बोला, एक इंडियन लैंग्वेज। ये चीज़ समझ में आई आपको? 25%, 300 में से 25% कितना हो गया? 75 मार्क्स। मतलब 100 में से सिर्फ 25 नंबर लाने, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये इशू नहीं रहेगा आप जब कोचिंग करेंगे या कुछ भी होगा। आप सीधे मेन टॉपिक पर आ जाते हैं। वो होता है पेपर दूसरा, थर्ड बोलते हैं इसको, वो होता है एस्से। क्या होता है? एस्से होते हैं तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिर्फ, 3, और 3 एस्से जो है आपको 600 वर्ड से ज़्यादा में देने हैं, 700, 600। टोटल कितने वर्ड्स हो गए? 1800। 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उनके जो डायरेक्शंस हैं वो अलग अलग हैं। टाइम टू टाइम जब एसए की क्लासेज होंगी तो मैं उसे बताऊंगा अभी, ठीक है। तीनों के फील्ड अलग होते हैं।
फील्ड मतलब कैसा, एक ऐसे पूछा जाएगा जो आपके सब्जेक्टिव सेक्शन से होगा कि भाई आप जो है ग्लोबलाइजेशन के बारे में बताइए या फिर ग्लोबल वार्मिंग का इफ़ेक्ट बताइए, ठीक है। तो एक तो होगा जो सोशल होगा, क्या होगा, सोशल ऐसे हो गया। एक होगा कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम्स हो गई भारत में, सांप्रदायिकता, हिंदू मुस्लिम, ठीक है, कम्युनलिज्म। ये ऐसे है, किस पर बेस्ड होता है, ऐसे की जो कैटेगरी है वो होती है कॉम्प्रीहेंसिव स्किल पर। किस पर, वो वाली कॉम्प्रीहेंसिव स्किल जो सीसेट में पहले नंबर पर थी, वो कॉम्प्रीहेंसिव स्किल जो आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, वो कॉम्प्रीहेंसिव स्किल आपने डेवलप कर ली, आपका ऐसे होगा। अगर आपने वो डेवलप नहीं की तो आपका ऐसे अच्छा नहीं होगा। आप अच्छे अच्छे आर्टिकल या न्यूज़पेपर में बहुत सारी बातें सुनते हो या न्यूज़ सुनते हो, या कोई पर्टिकुलर कोर सेक्शन किसी मूवी का आपको अच्छा लगता है, तो वो अडोप्ट करने को बोलता है, क्या करने को, ताकि आप उसे अडोप्ट कर लें। आप पढ़ भी अच्छा रहे हो, आप देख भी अच्छा रहे हो, आप लिख भी अच्छा रहे हो, अडोप्ट कुछ कर नहीं रहे हो, तो आपके अंदर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसे कॉम्प्रीहेंशन स्किल कहते हैं, जो खुद से अपने आप ही डेवलप होती है अगर अडोप्ट कर लेते हैं तो ऐसे जो डिपेंड करता है वो किस पर डिपेंड करता है, कॉम्प्रीहेंशन स्किल पर डिपेंड करता है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपको इसे करने में। 3 ऐसे आते हैं इसमें, सिंपल भाषा है, और 3 घंटे का टाइम मिलता है आपको। 250 मार्क्स का परीक्षा होती है। कितने मार्क्स की, यहाँ पर ये मार्क्स नहीं जुड़ेंगे क्योंकि क्वालिफाइंग थे, एज वी हैव डिस्कस्ड। और 250 मार्क्स किसका है, ये ऐसे का 250 मार्क्स। नॉर्मली मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर ही 3 घंटे का टाइम, 3 आवर्स, और लगभग 3500 वर्ड लिखने होते हैं लगभग। परीक्षा में अगर आप वर्ड्स को जोड़ोगे तो कितने वर्ड्स, 3500। एक जो ये A4 शीट का पेपर है इनके पास में, नॉर्मली A4 शीट साइज समझते हैं, उसको इस तरफ से काटा जाता है, काटा नहीं मतलब लाइनें बनाई जाती हैं, इस तरफ से बनाई जाती है, मैं आपको बताऊंगा, और उसके बीच में लिखना होता है। तो एक पेपर, एक जो पेज है, जो नॉर्मल राइटिंग का पेज है, वो कितने वर्ड्स का लगता है, 100 वर्ड्स का। तो ऐसे ऐसे कितने वर्ड्स भरने होंगे, कितने पेपर भरने होंगे, 35 की कॉपी मिलेगी आपको, ठीक है। कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये, लेकिन तब जब पर डे आप 4 या 6 घंटे या 4 या 5 घंटे क्लास में लिखोगे, तब आप उसको अचीव कर पाओगे। समझ रहे हैं। मैं आपको वैसे बताऊं, क्लास का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये होता है, क्लास का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये होता है, जब मैं आपको कुछ कोचिंग में पढ़ाता हूँ तो आप उसे लिखते हो, तो 4 घंटे जब हम पढ़ाएंगे तो 4 घंटे में आप कम से कम 15 पेज लिख रहे हैं यहाँ पर। तो आपने जो लिखा ना, जो स्किल जनरेट की, वही परीक्षा आपको मुख्य परीक्षा को पास कराएगी। इसे राइटिंग स्किल कहते हैं। कोचिंग का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मैं ये समझता हूँ, जो आप कभी भी घर पर अचीव नहीं कर सकते। आप खुद से देख लेना, 2 घंटे आप कोचिंग में पढ़ के देखिएगा और 2 घंटे आप क्या करिए, घर पे खुद से लिखिएगा। दोनों की स्पीड में और दोनों के कंटेंट में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। बात समझ में आई। तो ये जो पर्टिकुलर परीक्षा है एसए की, वो कॉम्प्रिहेंसिव है, ये आप समझ गए। अब मेन सेक्शन पर आ जाते हैं। पेपर फर्स्ट जनरल स्टडी का है। जनरल स्टडी का पेपर फर्स्ट कौन सा, जनरल स्टडी का पेपर फर्स्ट में जो लैंग्वेज है वो इंडियन हेरिटेज है, ये सिंपल भाषा है। हिंदी भाषा में अगर मैं आपको इसको बताऊं तो ये इतिहास का पेपर है। किसका, हिस्ट्री का पेपर है। हिस्ट्री का पेपर है और इसमें मर्ज कर दिया क्या, ज्योग्राफी। तो इतिहास और भूगोल का पेपर एक कर दिया, वर्ल्ड और इंडिया की ज्योग्राफी का। समझ गए, वही है ना प्रारंभिक परीक्षा वाली। आप समझ जाइएगा, मैं इसलिए बोलता हूँ 7 सब्जेक्ट का खेल है। जनरल स्टडी का सेकंड पेपर है गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इसे सिंपल भाषा में हम संविधान का पेपर कहेंगे। किसका, कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटी का पेपर किसका,
प्रारंभिक परीक्षा वाला ही है, पॉलिटी का सेगमेंट। तीसरा पेपर जो होता है जनरल स्टडीज़ का, थर्ड पेपर, वो होगा टेक्नोलॉजी का, इकोनॉमी का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो इधर का, बायोडाइवर्सिटी और इन्वायरमेंट का, और डिजास्टर मैनेजमेंट का। तो इसमें हमने 3 सब्जेक्ट उठा लिए। कौन कौन से? एक तो इकोनॉमी, एक साइंस, जनरल साइंस टेक्नोलॉजी, और एक इन्वायरमेंट। हो गए 3 पेपर। वही है पेपर, कोई एक्स्ट्रा ऐड हुआ अभी तक? पेपर नंबर 4, ठीक है, जीएस पेपर 4 जिसे बोलते हैं, वो है इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। क्या है? नैतिकता, सत्यनिष्ठा और कर्तव्यनिष्ठा, ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं। नैतिकता का पेपर है, इंटीग्रिटी का पेपर है, इथिक्स का पेपर है। ये जो है 2014 की परीक्षा में ऐड हुआ, ठीक है। इथिक्स का पेपर अभी हाल फिलहाल में ही आया है, पहले जो है नहीं था। ये बिल्कुल अलग पेपर है। ये क्यों आया? इसके पीछे रीज़न ये है कि जब रिसर्च की गई हिंदुस्तान के प्रशासन की, तो पता चला कि सबसे ज़्यादा करप्ट लोग जो हैं वो ऑफिसर ही हैं, ब्यूरोक्रेसी हैं, ठीक है। एक बाबू जो है 20,000 की जो है रिश्वत लेता है, ठीक है, चपरासी 2,000 रुपये की, लेकिन एक डीएम 2 करोड़ रुपए की रिश्वत ले रहा है। तो सबसे बड़ा कल्प्रिट कौन? समझ गए? तो देश के अंदर जो करप्शन बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, उसको ख़त्म करने के लिए सिलेबस में क्या ऐड किया गया? इथिक्स ऐड किया गया। ऐसा मानना है सरकार का कि जब आप अच्छे लोगों के बारे में पढ़ोगे और जब आपके वैल्यू सिस्टम अच्छा हो जाएगा, तो हो सकता है कि आप बेईमानी ना करो, हो सकता है। तो ये एक तरीके का एफर्ट है कि आप गांधी जी के बारे में पढ़ो, भगत सिंह के बारे में पढ़ो, अंबेडकर के बारे में पढ़ो, और आप उनके जैसा बन जाओ, कम से कम कुछ % ही। तो आपके अंदर देश प्रेम की भावना रहे, आपके अंदर इथिक्स की भावना रहे, मोरालिटी की भावना रहे, नैतिकता की भावना रहे, मदद करने की, ह्यूमैनिटी की भावना रहे। इसके लिए ये पेपर बनाया गया, ठीक है, वैल्यू सिस्टम को बनाने के लिए। अब वैल्यू सिस्टम के लिए क्वेश्चंस बहुत सिंपल आते हैं। इसकी परीक्षा की तैयारी हम पर डे किसी न किसी बहाने से करते हैं जब हम क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, जैसे इसमें एक तो केस स्टडी आएगी और एक थिंकर्स में 15 की लिस्ट है। कितने की? लगभग 15 की। 15 में जो है रविन्द्रनाथ टैगोर भी शामिल हैं, महात्मा गांधी भी शामिल हैं, अंबेडकर भी शामिल हैं, जितने भी क्रांतिकारी लोग हैं वो तो हैं ही, अब्राहम लिंकन शामिल हैं। तो इन महान लोगों के बारे में एक तो डिटेल से आपको थोड़ा बहुत पढ़ना है, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। और दूसरी चीज़ है केस स्टडी। क्या? केस स्टडी के बारे में मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सिंपल एग्जाम्पल है। इस तरीके का क्वेश्चन आएगा कि भाई आप एक नौजवान लड़के हैं, आपकी शादी हुई है और आप अपनी माता के साथ, अपनी वाइफ के साथ एक नाव चलाते हुए जा रहे हैं। बीच में तूफान आ गया, नदी में जो है नाव पलट गई। ना आपकी माता से तैरना आता है और ना ही आपकी वाइफ से तैरना आता है, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में आप किसे बचाओगे? आपसे तैरना आता है और आप सिर्फ एक को ही बचा सकते हैं। क्वेश्चन समझ गए? 200 शब्द में, 200 वर्ड्स में आपको बचाना है किसी एक को, और किसी एक को बचाना कोई बड़ी बात नहीं है। बचाकर ये आंसर देना कि क्यों बचाया, ठीक है, उसका रीजन क्या है। हर किसी का अपना रीजन हो सकता है कि हाँ भाई मैंने यूँ बचाया। ये 200 वर्ड्स में आपको आपकी जो भी मीडियम है, चाहे हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, इसमें देना है। मैं ऐसी अपनी पर्सनल व्यक्तिगत रूप से पूछना चाहता हूँ, वैसे ही मैं आंसर नहीं बताऊंगा आपको। ये केस स्टडी समझ गए आप? केस स्टडी का क्वेश्चन है, तो मैं ऐसे ही पूछना चाहता हूँ कि आप किसे किसे बचाओगे? किसे बचाओगे? किसे? अच्छे
वाइफ बोला आपने लास्ट में, आप ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ, हो सकता है इसका कोई आंसर नहीं होता, मैं आपको बता दूँ। अब वाइफ को बचाने के जो रीजंस थे, ठीक है, जिन्होंने वाइफ को बचाया वो बाद में डिस्कस करेंगे। पहले माँ को बचाने वाले जो हैं, ठीक है, वो अपना रीज़न बताना चाहेगा। कोई भी बच्चा जो बताना चाहे कि हाँ मैंने माँ को क्यों बचाया। हाँ माँ को इसलिए, हाँ बोलिए बोलिए, आप ही बोलिए मैडम, बोलिए। माँ को इसलिए बचाना चाहेंगे क्योंकि माँ सिर्फ एक ही होती है और बीवी तो बहुत सारी बन सकती हैं। जब डिवोर्स देके दूसरी शादी कर सकते हैं तो वो भी वाइफ ही होगी, लेकिन माँ नहीं हो सकती। माँ ठीक है, सिर्फ ठीक एक ही है, रहेगी। ठीक, ओके। सर क्योंकि जब पहले सर माँ ने करा था, तो अगर सर वो IAS बनने के लिए मतलब क्वेश्चन आया है, तो मतलब वो IAS बन गया तो बेटा तो उसकी खुशी होगी ना, मतलब बचा लेंगे उसे, तो अपने बेटे को IAS बन गया देख लेंगे, ठीक है। और शायद तो दूसरे से ही हो जाएगी। नहीं 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 नहीं, वो आप समझे नहीं क्वेश्चन। हाँ भाई, और कोई आंसर देना चाहेगा? माँ वाला, माँ कोई और आंसर देना चाहेगा क्यों बचा रहा है वो? अब वाइफ वाला कौन सा था? कोई आंसर दे वाइफ का, वाइफ को क्यों बचाया? एनीवन? जी बोलिए। हाँ बताइए। एज ऑफ वाइफ और मदर, वाइफ की मदर, वो वाइफ की एज कम है, मदर की एज, हाँ चलो सही है। उसकी मतलब दो लोगों की जिंदगी उस पर डिपेंड है। अच्छा, अगर वाइफ जो है, वाइफ भी तो एक माँ है, मतलब कहने का ये है। कोई बहस का मुद्दा नहीं है ये, सबके अपने अपने रीजन्स हो सकते हैं। जिसके जितने वैलिड रीजन होंगे उसके उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। समझे केस स्टडी? समझ रहे हैं केस स्टडी? एक बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी थी, इथिक्स के लिए ही बोल रहा हूँ, केविन कार्टर की। इस पे क्या थी? केविन कार्टर। एक बहुत, मैं बता रहा हूँ वैसे ही सिंपल, 5 मिनट लगेंगे। ये कॉन्टिनेंट है एक, अफ्रीका। क्या है? यहाँ पर एक देश है सूडान। क्या है? और सूडान, और यहाँ एक कंट्री है USA। क्या है? अमेरिका बोलते हैं सिंपल भाषा। तो यहाँ से एक कैंडिडेट 1991 में के आसपास फोटोग्राफर था। क्या नाम था? इस फोटोग्राफर का नाम था केविन कार्टर। क्या नाम था? रियल स्टोरी है, मैं आपको बता दूँ। ये केविन कार्टर जो है, एक फोटोग्राफी करने के लिए यहाँ अफ्रीका में पहुँचता है, सूडान कंट्री में, जहाँ पर अकाल पड़ा हुआ है, भुखमरी है, बहुत सारे लोग मर गए हैं भुखमरी से। तो उनकी फ़ोटोग्राफी, ये टाइम्स मैगजीन के लिए फ़ोटो खींचता है लड़का, और ये कहाँ पहुँचता है? सूडान पहुँचता है। जब ये सूडान पहुँचता है तो वहाँ पर इसके सामने बड़ा ही दर्दनाक मंजर है, लोग मर रहे हैं भूखे भूखे। फिर एक ये फ़ोटो जो है लेना चाहता है, सबकी फ़ोटो खींचता है, लेकिन इसे अट्रैक्टिव फ़ोटो नहीं मिलती। एक फ़ोटोग्राफर का एक इंटेंशन होता है कि कोई ऐसी फ़ोटो खींचे वो कि दुनिया उसे देखे और कहे कि अरे यार क्या फ़ोटो खींची है, उसका मैसेज समझे। तो केविन कार्टर जब ये फ़ोटो खींचता है तो उसे मज़ा नहीं आता। बोले यार कोई ऐसी दर्दनाक फ़ोटो नहीं मिल रही मुझे, मज़ेदार फ़ोटो नहीं मिल रही जिससे लोग प्रभावित हों। तब जो है एक पर्टिकुलर सीन उसे दिखाई देता है। अब ये आपकी केस स्टडी UPSC 2013, 2017 और रिपीटेशन केस स्टडी है। अब ये केस स्टडी पूछी जाती है कि भाई आप एक फोटोग्राफर हैं जस्ट लाइक अ केविन कार्टर, और केविन कार्टर क्या करता है, सामने देखता है कि एक गिद्ध उड़ रहा है, गिद्ध जो होता है बल्चर, वो उड़ रहा है। अब वो जो है एक नीचे बच्चा भूख से मर रहा है, तड़प रहा है और रो रहा है। गिद्ध जो है अपना निशाना बना रहा है किसको? बच्चे को। और इधर फोटोग्राफर है, तो गिद्ध जो सोच रहा है वो ये सोच रहा है कि जैसे ही फोटोग्राफर थोड़ा दूर होता है वैसे ही क्या कर लेगा। और केविन कार्टर सोच रहा है कि अगर यार ये फोटो मुझे मिल जाए जब एक भूखा गिद्ध किसे खा रहा है? बच्चों को, तो फिर पूरी दुनिया को बड़ा अच्छा मैसेज जाएगा। अब ऐसी स्थिति में जब आप फोटोग्राफर हैं क्या करेंगे? आप वो फ़ोटो खींचेंगे जिससे पूरी दुनिया को ये मैसेज जाए
कि सूडान में बहुत गरीबी है, भुखमरी है, यहाँ के लिए कुछ कीजिए, या आप उस बच्चे को बचाएंगे। ठीक है, ये स्टोरी है, ये भी केस स्टडी है इथिक्स की। समझ रहे हैं आप बात मेरी? तो आप अपने अपने आंसर देने एक बार, फिर जल्दी जल्दी बोलना, बोलो। फोटो खींचोगे बच्चे को? फोटो ठीक है, ठीक है, इसके भी अपने लॉजिक्स हैं। अब देखिए, दोनों ही तरीके के बच्चे परीक्षा में बैठते हैं, दोनों ही तरीके से आंसर लिखा जाएगा। मैं बताऊंगा आपसे, बच्चों को बचाने के लिए अपने रीजन होंगे और फोटो को खींचने के अपने रीजन्स होंगे। इस तरीके की केस स्टडी का पेपर है क्या? एथिक्स। समझ रहे हैं? इसलिए इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, तो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। चीज़ें कंप्लीट। अगला सेगमेंट है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट का। कौन सा? ऑप्शनल सब्जेक्ट अब एक हो गया है, पहले दो होते थे, अब एक हो गया है। तो सपोज एक जो पेपर है उसके दो पार्ट होते हैं। जैसे आप मान लो ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी एक तो फिजिकल ज्योग्राफी, एक ह्यूमन ज्योग्राफी। आप इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास में एक इंडिया का इतिहास और एक वर्ल्ड का इतिहास। कोई भी सब्जेक्ट है उसके दो पार्ट होते ही हैं। तो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, ये दो दो पार्ट बनेंगे। कोई भी ऑप्शनल आप चूज करते हैं, ऑप्शनल के लिए कोई 3 बातें ध्यान में रखनी होती हैं। 3 बातें जब भी आपको ऑप्शनल चूज करना हो, वो 3 बातें आप हमेशा जहन में रखें। नंबर 1 बात सबसे इम्पोर्टेंट, इंटरेस्ट। आपको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। नंबर 2 वेटेज, उसका बेनिफिट आपको जीएस के प्रारंभिक परीक्षा में भी मिलना चाहिए। नंबर 3 टीचर, आपको वो ऑप्शनल समझाने का जो सोर्स है वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, वो बाद में डिस्कस किया जाएगा। ऑप्शनल समझ में आ गया? यहाँ तक आपका जो है ये सेगमेंट कंप्लीट हो गया। टोटल मार्क्स कितने हो गए? टोटल मार्क्स कितने? अब यहाँ पर क्वेश्चन के मार्क्स जुड़ेंगे। अब प्रिलिमिनरी का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, प्रिलिमिनरी का मेन से कोई भी लेना देना नहीं है किसी भी तरीके का। ठीक है, – 2014 में टीना दबी के बारे में सुना होगा आपने, टॉपर थी। तो वो प्रिलिमिनरी में 95 गई थी मेरिट। कितनी? एससी कम्युनिटी की, और एससी से बिलोंग करती थी। तो उसके मार्क्स पूरे के पूरे कितने थे? 95 थे। कितने? लेकिन मेंस एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के माध्यम से वो नंबर 1 टॉपर बनी। कितना अलग है ये पेपर, समझ गए? प्री और मेंस में बहुत अंतर होता है, इस चीज़ को आप समझ चुके होंगे आई होप। तो इसके टोटल मार्क्स कितने इन्हें छोड़कर? 1750 मार्क्स। ठीक है, 1750 नंबर में से 1750 नंबर में से मेरिट देखते हैं। (1750 नंबर में से मेरिट बता रहा हूं मैं आपको, क्वालिफाइंग मेरिट। ये दिखाई दे रहा है आपको, जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी टोटल दिख रहा है। ठीक है, ये 2018 का 17 का है, समझिए आप। 1750 में से जनरल कैटेगरी का लड़का अगर 774 नंबर लाता है, कितने? 774, तो उसके लिए इंटरव्यू के लिए क्या आ जाएगी? कॉल आ जाएगी। 774 नंबर पर आपकी इंटरव्यू कॉल आ रही है। ठीक है, 774 नंबर पर कौन बच्चा बताएगा परसेंटेज? 1750 का 774 नंबर कितना परसेंटेज हो गया?
अप्रॉक्स 45 के आसपास होगा, 40 to 45 45.6 के आसपास बैठेगा। समझ रहे हैं? मतलब मैं आपको सीधे ले चलता हूँ 49% पर, सीधे 50% मान लूँ, जो कि है नहीं। समझ रहे हैं? आपकी इंटरव्यू की कॉल 774 नंबर, मतलब कि 45% पर आएगी, 47% पर कॉल आएगी। मतलब कोई 10 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें से कितने नंबर लाने हैं आपको? सिर्फ 5 नंबर, 5 नंबर लाने हैं। जब मैं आपका टेस्ट ले रहा हूँ तो आपके 10 नंबर का टेस्ट में कितने नंबर आने चाहिए? सिर्फ 5 नंबर। आप क्वालिफाई कर जाएंगे। आपसे 5 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ या फिर 10 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो उसके कितने आंसर मिल जाए मुझे? बस 5। यू आर एलिजिबल। ठीक है, वो तब, वो भी जनरल कैटेगरी में। ठीक है, 719 एसटी कैटेगरी, 719 एससी कैटेगरी, 719 सिर्फ 750, 1750 में से। सोच के देखिए कितना लेवल है। लेकिन ये भी नहीं हो पाता। इसके बाद में, मेंस एग्जामिनेशन के बाद में अगला सेगमेंट है किसका? इंटरव्यू का। क्या है? इंटरव्यू है 275 मार्क्स का। कितने नंबर का? 275 नंबर का। इंटरव्यू के ऊपर लिखा होता है, जब आप DAF फॉर्म भरोगे, DAF फॉर्म होता है इंटरव्यू का, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है वो। इंटरव्यू इज नथिंग बट अ टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी। क्या है? आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट है। नॉलेज का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। नॉलेज का टेस्ट क्यों नहीं है मैं बता देता हूँ। क्योंकि वो बेवकूफ़ नहीं है, उन्हें पता है कि लड़के ने क्या निकाला हुआ है, उन्हें पता है कि लड़के ने क्या निकाला हुआ है। तो कैसे हो जाएगा नॉलेज का टेस्ट? यहाँ पे भी नॉलेज का टेस्ट थोड़ी ना लेंगे, वो नहीं ले सकते, है ही नहीं नॉलेज का टेस्ट। इट डजंट मैटर कि आप इंटरव्यू में आंसर देते हैं नहीं देते हैं, मैटर सिर्फ इतना है कि आप देते कैसे हैं। क्या है इंटरव्यू? हाउ, कैसे। ठीक है, तो इंटरव्यू के बारे में बता देता हूँ। साक्षात्कार क्या होता है? पहली बात तो कभी भी फेक पर्सनैलिटी नहीं बनती। पर्सनैलिटी आपकी हमेशा कैसी होनी चाहिए? ओरिजिनल होनी चाहिए। ओरिजिनल इन द सेंस कि आप ज़्यादा किसी की कॉपी ना करें। ठीक है, आपकी खुद की अपनी एक क्या हो? शैली हो, स्टाइल हो। DAF फॉर्म में जो भी आपने लिखा है, 50% क्वेश्चन DAF फॉर्म से आएंगे। उसमें लिखा होता है बचपन से लेकर जहां आप बैठे हैं वहां तक की पूरी क्वालिफ़िकेशन, एड्रेस, बहन भाइयों के बारे में और आपकी संपत्ति के बारे में, सब कुछ लिखा होता है उसमें। लेकिन जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में, तो आप कितना जान पाते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आप सभी ने इंटर कर लिया और इंटर कॉलेज का नाम आप लिखेंगे। क्या नाम? ठीक है, कोई भी अपने इंटर कॉलेज का नाम बताए। RHD एकेडमी बोला, पारकर इंटर कॉलेज, SSK इंटर कॉलेज हो सकता है, सभी लोगों ने कॉलेज में तो पहला क्वेश्चन मैं अगर आपसे पूछ लूँ कि भाई पारकर इंटर कॉलेज कब इस्टेब्लिश्ड हुआ? ठीक है, पारकर के बारे में कुछ बताइए। तो जब आपसे इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि यूपी से और स्पेसिफिकली मुरादाबाद वाले क्षेत्र से एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा ही जाता है। कहाँ से किया है? MJPRU यूनिवर्सिटी बरेली। सभी लोग ग्रेजुएशन लगभग 90% यहाँ पर कहाँ से करते हैं? MJPRU से या IFTM या TMU से। तो उनसे सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो महात्मा ज्योतिबा फूले के नाम से पूछा जाता है। सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल इंटरव्यू का एक क्लियर कट क्वेश्चन, महात्मा ज्योतिबा फूले के बारे में बताइए। और आपको पता ना हो तो ये आपके नॉलेज का सवाल नहीं है सर,
ये आपके व्यक्तित्व का सवाल है कि तुम कितने मरे हुए हो, कि तुम्हें ये नहीं पता जहाँ से आपने पूरी डिग्री कर ली उस कैंडिडेट का कंट्रीब्यूशन क्या था। ये क्वेश्चन नॉलेज का नहीं है, ये क्वेश्चन नॉलेज का हो ही नहीं सकता। ये क्वेश्चन किसका है? पर्सनैलिटी का है। साक्षात्कार का मतलब ही ये होता है, अवेकनिंग माइंड। जितना आप अपने दिमाग को जिंदा कर लोगे, अलाइव कर लोगे, उतना ज़्यादा आप इंटरव्यू पर्सनैलिटी बना लोगे। जो ठीक है, कभी भी इंटरव्यू की क्लासेज नहीं होती हैं और ना ही ली जाती हैं, ये तो अब ड्रामा है। इंटरव्यू की क्लासेस आपकी प्री और मेंस के साथ ही होती हैं। किसके साथ? सिंपल बात, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आपका शहर है मुरादाबाद, और मुरादाबाद एक चीज़ के लिए बड़ा फेमस है। हाँ जी, ब्रास के लिए फेमस है। तो ब्रास से रिलेटेड आपको जानकारी होनी चाहिए। दूसरी, रामगंगा के किनारे एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ और भी है मुरादाबाद की, वो है माइनॉरिटी पॉपुलेशन ऑफ मुरादाबाद। क्या है? मुरादाबाद के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा माइनॉरिटी परसेंटेज है। क्या है? अगर माइनॉरिटी परसेंटेज ज़्यादा है, इसका मतलब मुरादाबाद कम्युनल या सांप्रदायिक दंगों का एक पर्टिकुलर टारगेट हो सकता है नहीं? हिंदू मुस्लिम कभी भी चल सकती है। तो मुरादाबाद के कैंडिडेट से पूछा जाएगा, आपका शहर कम्युनल सॉफ्ट पावर में आता है, सॉफ्ट टारगेट में आता है। किस में आता है? कम्युनल सॉफ्ट पावर में। अगर देश के अंदर कुछ भी होता है तो हिंदू मुस्लिम की हलचल मुरादाबाद में हो जाती है, उस पावर में आता है। इसके लिए आपके पास में कुछ सॉल्यूशन है? समझ गए? इंटरव्यू क्वेश्चन। अब आप जो है इसकी तैयारी करने बैठ गए, तो बोले इसकी भी तैयारी, इसकी कोई तैयारी थोड़ी ना होगी। कम्युनलिज्म आपने पढ़ा होगा, बस आपको उसे मुरादाबाद से जोड़ना है। किससे जोड़ना है? मुरादाबाद से जोड़ना है। बोले कि हिंदुस्तान के अंदर एक राजा पैदा हुआ था, इसका नाम था महान अकबर। उसने हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक दिया था। तो जब हम डीएम होंगे मुरादाबाद के, तो हम लोगों को समझाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमने अकबर की धार्मिक पॉलिसी पढ़ी है। अब अकबर की जो रिलीजियस पॉलिसी है, धार्मिक नीति है, वो आप कहाँ पढ़ेंगे? क्लास में पढ़ेंगे या आप खुद से पढ़ेंगे, किताबों में पढ़ेंगे? ये कोई इंटरव्यू की क्लास में तो नहीं बता सकता ना। यही मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे का और इंटरव्यू का कभी क्लास नहीं होता, कभी भी। और ये एक ऐसी चीज़ है जो आपकी आज के दिन से शुरू हो जाएगी, अभी से ही शुरू हो गई है, और एंड तक चलेगी। आप इनहेरेंटली अपने अंदर जितना चेंज करते जाओगे, आप इंटरव्यू के उतने ही नज़दीक बैठे जाओगे, ठीक है। हाउ टू स्पीक, हाउ टू सिट, हाउ टू लिव, ये सब चीज़ें ही इंटरव्यू में पूछी जाती हैं। जो आपकी विशेषताएं हैं वही पूछी जाती हैं। समझ रहे हैं? तो टोटल 275 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू 275 मार्क्स का होने के बाद इंटरव्यू का जो नेचर बनाया जाता है वो 5 कैंडिडेट होते हैं। 5 कैंडिडेट को अपने अपने नंबर देने होते हैं, और पांचों कैंडिडेट अपनी अपनी फील्ड से स्पेसिफिकेशन रखते हैं। साइकोलॉजिस्ट भी होता है वहाँ पर, जो आपकी हरकतों को देखकर पहचान जाता है कि भाई आपके अंदर क्या कमी है। कुछ लोगों के अंदर ये टांग हिलाने की आदत होती है, ठीक है, कुछ को बाल झटकने की आदत होती है। वो सारी आदतें जो है आपकी कहीं ना कहीं दास्तान बयां करती है। समझ रहे हैं? और जब वो आदत बनी रहती हैं तो वो आदत कभी भी चेंज नहीं होती। बदलना होता तो वो पहले ही बदल जाती। लेकिन अगर इंटरव्यू में भी अगर इस तरीके की आदत पहुंचती हैं, नाक में उंगली डालने वाली समझ रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि आपका क्या हश्र होगा। तो वो साइकोलॉजिस्ट समझ जाएगा कि हाँ भाई इसके अंदर ये सिंड्रोम पाया जा रहा है, और ये सिंड्रोम की वजह से मुझे नहीं लगता कि ये एलिजिबल कैंडिडेट है, ठीक है। जेंटल बिहेवियर चाहिए सर। कौन सा बिहेवियर?
जेंटल बिहेवियर। आप आपस में अबे उबे बोल रहे हो, ठीक है। मुरादाबाद में एक बड़ी अच्छी भाषा है, ठीक है। जैसे अगर आप, ठीक है, उंगे को जा रिया है, इंगे को जा रिया है, ये जो ना रीजनल टर्म्स हैं। कौन से टर्म? रीजनल। मैं इनके खिलाफ नहीं हूँ कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में कैसा बोलेंगे, ये नहीं, लेकिन आप ऑफिशियली कैसा बोलेंगे, इट इज़ द बेस्ट थिंग। आप अपनी पर्सनल व्यक्तिगत लाइफ में तो आप अपनी खुद की भाषा जनरेट कर सकते हैं, जैसे बाहुबली में कालके ने की थी, लेकिन आप जिस स्टेज पर हैं वहाँ की क्या डिमांड है, वो डिमांड फुलफिल कर पा रहे हैं या नहीं। और आपके अंदर जो कम्युनिकेशन का ड्रॉबैक होता है, कम्युनिकेशन का जो ड्रॉबैक होता है वो एकदम दूर नहीं हो सकता। कम्युनिकेशन का ड्रॉबैक कब दूर होता है? जब आप पर डे उसका रियाज करते हैं, बोलते हैं, ध्यान में रखते हैं कि ये शब्द नहीं बोलना बस, ठीक है, ऐसे नहीं बोलना, ऐसे बात नहीं करनी, ऐसे नहीं बैठना, ऐसे पैर नहीं हिलाना। जब तक आप ध्यान में नहीं रखते तब तक परिवर्तन नहीं हो सकता। उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। तो पैरेलली वो प्रैक्टिस आपको जहन में हमेशा रखनी है क्लास के थ्रू। इसे सिंपल भाषा में डिसिप्लिन कहते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये इंटरव्यू है, ये इंटरव्यू का सेगमेंट है जो आपको पर डे हर एक लम्हे में करते रहना है। 275 मार्क्स का ये इंटरव्यू होता है और कोई बायसनेस नहीं है यूपीएससी में, मैं बता दूं आपसे, किसी भी तरीके की कुछ नहीं चलता है, ठीक है। कभी सोचो रोकड़ा वोकड़ा चलेगा या फिर कोई नेपोटिज्म चलेगा, ठीक है, या फिर कोई ऐसा कैंडिडेट करे, IFTM के कुलपति बैठे हैं, ठीक है, या फिर MJPRU से, ये क्या आप तो मुरादाबाद से ही हो, कुछ नंबर एक्स्ट्रा दे दोगे? कुछ नहीं सर। नो रीजनलिज्म, नो नेपोटिज्म, नो रेसिज्म, नो ब्रेवरी, ब्राइब जो होती है, कुछ नहीं, ओनली पर्सनैलिटी। और सरकार ने उन 5 कैंडिडेट को अलग अलग हिस्सा दिया है, ठीक है। अगर ये 5 ये जो साइकोलॉजिस्ट है इसके अलग मार्क्स हैं 20 नंबर, तो ये 20 नंबर ही काट सकता है और 20 नंबर ही दे सकता है। ये नहीं कि इसे तुम बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर गए तो ये तुम्हें IAS बना देगा, कभी नहीं, इसके बस की कुछ नहीं है। कलेक्टिव फिनोमिना है सर। कैसा? कलेक्टिव। आपका एक सब्जेक्ट का आदमी बैठा होगा जो आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछेगा, ऑप्शनल सब्जेक्ट से 2-4 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। एक जनरल आदमी होगा और एक होगा हेड। कौन? उसके अंडर में ज़्यादा मार्क्स होंगे, वो 40 रखेगा। हेड को खुश करना जरूरी है और हेड क्वेश्चन भी बहुत पूछता है, ठीक है, लेकिन ये नॉलेज का टेस्ट नहीं होता। उसका मैं एग्जाम्पल आपको अभी दूंगा, बिल्कुल क्लियर कट। ये होता है हाउ टू रिएक्ट, हाउ टू बिहेव ऑन द सिचुएशन। कहा जाता है कि 10 क्वेश्चन में से 9 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, आप उसका नो आंसर देते हैं, ठीक है। नो मतलब कि नहीं का आंसर देते हैं, मुझे नहीं पता, सॉरी सर। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उन्हें फ़र्क पड़ता है कि आप सॉरी सर कहने के बाद क्या आपकी मानसिक स्थिति, आपकी शारीरिक स्थिति स्टेबल रही या नहीं रही, उन्हें फ़र्क पड़ता है। समझ गए? 275 में से इन्हें कंपलसरी नंबर देने होते हैं, कुछ लिमिटेड 100 कुछ, जो आपसे कोई नहीं छीन सकता, वो उन्हें देने ही देने होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अच्छे इंटरव्यू में मार्क्स 240 भी आ जाते हैं, कभी कभी 220 भी आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ घटो बचो हो जाती है, लेकिन इंटरव्यू के दायरे से मैं आपको बचाने की कोशिश पूरा करूँगा। क्यों करूँगा? क्योंकि मेंस एग्जामिनेशन में बहुत दम होता है। अगर आपने मेंस में ज़्यादा नंबर ले आए तो इंटरव्यू में अगर आपके नंबर कम भी आते हैं तब भी आप अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे, और ऐसा होता भी है। मैं आपको बता दूं, जब आप लिस्ट देखते हैं, जब रिजल्ट आता है IAS वगैरह का, तो आप टॉपर को देखते होंगे। तो जब टॉपर को देखते हैं, उसके मार्क्स देखते हैं, तो आप एक चीज़ और देखिएगा कि ऐसा नहीं होता है कि टॉपर के सबसे ज़्यादा इंटरव्यू में नंबर होते हैं। टॉपर के जरूरी नहीं है सबसे ज़्यादा इंटरव्यू में मार्क्स होंगे, ऐसा कोई और कैंडिडेट भी हो सकता है।
समझ गए? इसलिए मेंस एग्जामिनेशन ही क्या है, मेन है। जितना ज़्यादा आप यहाँ नंबर खींचेंगे उतना आप एग्जामिनेशन के नज़दीक पहुँचेंगे। ठीक है, तो 275 को मिलाकर टोटल नंबर जो बनते हैं, ये टोटल मार्क्स जो बनते हैं वो कितने बनते हैं? 2025 नंबर का ये पूरी की पूरी परीक्षा होती है। 2025 में से आपका फाइनल रिजल्ट आता है, आप जो भी बनते हैं। ठीक है, और वो मैं पिछले साल का दिखा देता हूँ आपको। 2025 में से जनरल कैटेगरी में जिस कैंडिडेट के 982 मार्क्स आए वो क्वालिफाई कर गया। समझ गए? कितने पर? 982 जनरल कैटेगरी। ओबीसी 938, कितना? ठीक है, काफ़ी डिफरेंस है। और एससी 912। ठीक है, ना जनरल मानते हैं ना एससी मानते हैं, ओबीसी मान लेते हैं मिडिल। कितने मार्क्स हैं? 938। ठीक है, 938 को 950 मान लेता हूँ मैं। 950 कितने में से? 2000। ठीक है, आपको इतनी गणित आती होगी कि ये 50% से कम है या ज़्यादा? कम है। मतलब आप आईएएस का सिलेक्शन कितने परसेंट पर लेंगे? 50% पर। मैं क्लास में टारगेट कितने का लेके चलूँगा? 60% का। समझ गए? और टारगेट का मतलब हर एक क्लास है। ठीक है, टारगेट का मतलब क्या है? हर एक क्लास। पर डे की क्लास में जो परफॉर्मेंस आप करते हो वो 60% है तो सही है, वेल एंड ऑप्टिमम में आप निकल जाओगे। नहीं है तो फिर खतरा है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो पर्टिकुलर सेगमेंट है ये इसके सेक्शन का है। यहाँ से जुड़ी हुई कोई भी अगर आपको डाउट है तो वो पूछ सकते हैं प्लीज़। इसके पैटर्न को समझने में, इसके क्वेश्चंस को समझने में, इस एग्जामिनेशन को समझने में कोई डाउट आपको है तो पूछिए। रैंक डिसाइड ऑन व्हाट बेसिस? हाँ, रैंक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तीन तरीके की सर्विस होती हैं: ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज, और सेंट्रल सर्विसेज में एक तो फॉरेन सर्विसेज और एक इंडियन सर्विसेज। ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज को हिंदी में बोलते हैं अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं का मतलब ये होता है, ये जो इंडिया है, अखिल का मतलब हो गया जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। इंटायर इंडिया को क्या बोलेंगे सिनोनियम्स में? अखिल, ऑल। ठीक है, तो पूरे के पूरे भारत में कहीं पर भी आपको कैडर मिल सकता है और हमेशा आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में रहेंगे। ऐसी सिर्फ 3 सर्विसेज हैं। कौन कौन सी? आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। आईएफएस वाला इंडियन फॉरेस्ट वाला। कौन सा? ठीक है, भारतीय वन सेवाएं। कौन सी सेवाएं? ठीक है, ये 3 सर्विसेज ऑल इंडिया हैं। अभी मैं बताऊंगा डिफरेंस, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रहेगा। ये हैं सेंट्रल सर्विसेज, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर तो आती हैं मगर ये ऑल इंडिया नहीं होती। क्या नहीं होती? ऑल इंडिया नहीं होती। ऑल इंडिया ना होने की वजह से इनको 2 ग्रुपों में बांटा जाता है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ऑलमोस्ट पहले कभी 33 सर्विस हुआ करती थी पूरी परीक्षा में, आज की डेट में 20 to 22 हैं, 20 से 22 सर्विसेज हैं। इसमें बहुत सारी सर्विसेज आती हैं। इंडियन रेवेन्यू सर्विस, आईआरएस ऑफिसर, आयकर विभाग का अधिकारी जो होगा। आप जब जाते होगे इधर को तो आयकर विभाग देखा होगा आपने, उसकी बिल्डिंग। इनकम टैक्स ऑफिसर जिसे कहते हैं, तो वो आईआरएस ऑफिसर, जो कभी अरविंद केजरीवाल भी हुआ करते थे। समझते होगे आप इन बातों को। फिर आपके शहर में पोस्ट ऑफिस भी है और पूरी पोस्ट व्यवस्था भी है, डाक व्यवस्था जिसे कहते हैं। उसका ऑफिसर क्या कहलाएगा? इंडियन
पोस्टल ऑफिसर। ठीक है, इसके अलावा आपकी जन सुनवाई के लिए, आपकी शिकायतों को सुनने के लिए, आपके स्कॉलरशिप को दिलवाने के लिए एक ऑफिसर और बैठा होता है। क्या नाम होता है उसका? ठीक है, विकास कल्याण अधिकारी, डेवलपमेंट वेलफेयर ऑफिसर। ये तमाम ऑफिसर्स की जो लिस्ट है आप जो देखेंगे वो इन सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज में आती है। इनकी ऐसी बहुत सारी सर्विसेज हैं। हर एक व्यक्ति आईएएस नहीं बनता, आईपीएस नहीं बनता, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 1000 वैकेंसी में सिर्फ 100 या 120 ही आईएएस बनते हैं, बाकी सर्विसेज अलग अलग बंट जाती हैं। जितने भी अधिकारी आप इर्द गिर्द देखते हैं वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई, लेकिन अब आप ध्यान से समझिए, रैंक जो होती है वो बनी रहती है। क्या रहे? बनी रहेगी। रैंक और पोस्ट में डिफरेंस समझिए। रैंक आपकी आईएएस की है। क्या है? आईएएस की है। तो आपको आईएएस के बाद जो आपको रैंक मिली है, अब जो पोस्ट मिलेगी वो पोस्ट नीचे से भी मिल सकती है। तो पोस्ट मिलती है आईएएस में एसडीएम की। कौन सी? ठीक है, और तुम पूछने लगे अरे सपना तो डीएम का देखे थे, बना क्या दिया? एसडीएम। तो शुरू के 3 साल आप क्या रहेंगे? एसडीएम रहेंगे। लेकिन उन 3 सालों में भी ब्रैकेट में एसडीएम के कुछ लिखा होगा। क्या होगा वो? आईएएस। आप डीएम बन जाएंगे, लेकिन ब्रैकेट में फिर भी क्या लिखा होगा? आईएएस। समझ गए रैंक और पोस्ट का डिफरेंस? अब भारत में हर जगह जरूरी नहीं है कि आपको डीएम ही बनाया जाए। ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर डीएम नहीं बनते होंगे, जगह हैं ऐसी बहुत सारी। समझ गए? डीएम हर जगह नहीं होता है, पता होना चाहिए इतना प्रशासन। लेकिन आईएएस हर जगह होगा। पुलिस व्यवस्था में आप देखोगे आपकी सबसे लोअर पोस्ट जो लगेगी, अगर आपने आईपीएस चूज किया होगा तो डीवाईएसपी। कौन? ठीक है, डिप्टी ऑफ सुपरिंटेंडेंट पुलिस, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। इसको सिंपल भाषा में हम क्या बोल देते हैं? सीओ। ठीक है, जो आजकल ट्रेंड में जो नाम चलता है हमारी आम भाषा में वही डीवाईएसपी। अब आप बने तो आईपीएस थे, बनना आपको एसपी था। क्या? एसपी अमित पाठक। ठीक है, फिर आपको एसएसपी बनना था, फिर आपको आईजी बनना था, डीआईजी बनना था। पुलिस व्यवस्था में सबसे बड़ी सर्विस क्या है? डायरेक्टर ऑफ जनरल पुलिस। ठीक है, डीजीपी। उत्तर प्रदेश का डीजीपी, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे बड़ी पुलिस एक स्टेट गवर्नमेंट का मुद्दा है, उसकी सबसे बड़ी पोस्ट क्या है? डीजीपी। ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ी पोस्ट पुलिस लाइन में कौन सी है? एसपी। ठीक है, अब नीचे से शुरुआत होगी आपकी, लेकिन आपके ब्रैकेट में क्या लिखा होगा? अरे भैया आईपीएस। ठीक है, आपकी पद बढ़ते रहेंगे, पोस्टें बदलती रहेंगी, रैंक आपकी हमेशा लगी रहेगी। रैंक यहाँ लगी होती है खोपड़ी पे, देखी होगी आपने कभी। जब आप किसी का कैप देखते हो तो रैंक में यहाँ पे देखोगे और यहाँ देखोगे कैप के अंदर, वहीं पर देखना आप, उसी में रैंक लिखी होगी बस, कि वो रैंक क्या है। इट डजंट मैटर कि वो एसपी है, एसएसपी है, डीआईजी है, आईजी है, बट रैंक क्या है? आईपीएस। तो ऐसी रैंक्स और पोस्ट में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में बता देता हूँ। इसमें बहुत सारी सर्विसेज हैं जो मैंने आपको बताई अलग अलग डिपार्टमेंट में, लेकिन ऑल इंडिया सर्विसेज में इसका ऑल इंडिया सर्विस क्यों रखा गया ये समझ जाइए। ऑल इंडिया सर्विस इसलिए रखा गया क्योंकि कुछ स्टेट के मुद्दे हो सकते हैं जहाँ पर 2 स्टेट आपस में क्या हो जाएं? भिड़ जाएं। अब मान लो यूपी और उत्तराखंड के बीच में एक एरिया पड़ेगा जहाँ पर फॉरेस्ट है। क्या है? ठीक है, अब फॉरेस्ट तो ऐसी चीज़ है कि वो अपने हिसाब से तो चलेगा नहीं, फॉरेस्ट तो लोकेटेड है।
अब फॉरेस्ट ऑफिसर जब बनेगा तो दिक्कत हो जाएगी कि वो जो है उत्तर प्रदेश के अंडर में आएगा या फिर उत्तराखंड के अंडर में आएगा। फॉरेस्ट की अपनी कुछ समस्याएं होंगी, अपनी कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, उसमें सीमा नहीं बना सकते आप, या बना लोगे? नहीं बना सकते। तो वो पर्टिकुलर जगह, वो पर्टिकुलर सिचुएशन जहाँ पर कोई बाउंड्री लाइन नहीं बन सकती, वहाँ पर ऑल इंडिया सर्विसेज का गठन किया गया। और ऐसी ही ऑल इंडिया सर्विसेज सिर्फ कितनी है? 3, IAS, IPS और IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। एक है फॉरेन सर्विस, गिने चुने पद होते हैं 20 या 21। इसके लिए स्पेसिफिक नॉलेज होना ज़रूरी होता है, जैसे कि कोई विदेशी भाषा का ज्ञान, ठीक है, और कुछ थोड़ी सी पर्सनैलिटी, क्योंकि आप रिप्रेजेंटेटिव होते हो अपने देश के किसी दूसरे कंट्री में, इसलिए। तो IFS के बहुत मिनिमम पद होते हैं, 20 या फिर 19 या फिर 10 या फिर 12 कभी कभी, ठीक है। इस तरीके से उसकी स्पेशल एलिजिबिलिटी होती है। अपने DAF फॉर्म में आप डालते हो पहले, हो सकता है आपकी एलिजिबिलिटी IAS बनने की हो, लेकिन आपकी चॉइस वर्दी पहनने की हो, तो आप क्या बनोगे? IPS। तो अपने DAF फॉर्म में पहले रैंक लिखोगे आप IPS, सेकंड रैंक आप IAS रख दोगे, आपकी चॉइस पर निर्भर करता है। लेकिन मार्क्स की हाईयर डिमांड जो है वो किसकी है? IAS की। मार्क्स की सेकेंडरी डिमांड है IPS की। मार्क्स की सेकेंडरी थर्ड डिमांड है इंडियन रेवेन्यू सर्विस, आयकर विभाग ऑफिसर, वो अपने रीजन से उसके, ठीक है। समझ में आ गई? तो इस तरीके से जो है आपकी पोस्ट और रैंक क्या हो जाती है? बदल जाती है। कोई क्वेश्चन और, एनी डाउट? अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, जिन लोगों को परीक्षा देनी है, प्री का मोड क्या होता है। पहली बात तो ये है, प्री इज डिपेंड अपॉन व्हाट? रिमेंबरिंग और रिकॉलिंग? रिकॉलिंग, ठीक है। मतलब आंसर आपके आंख के सामने पड़ा होता है, आपको सिर्फ उसे क्या करना है? रिकॉल करना है, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात यही है परीक्षा के अंदर, जिसे हम समझ नहीं पाते कभी। अब नेचर क्या है वो समझ जाइए। क्वेश्चन जो बटे होते हैं, पहली बात तो पेपर अंधाधुंध तरीके से नहीं बना होता, रिसर्च पेपर होता है आपका। ऑलमोस्ट सभी परीक्षाओं का पेपर रिसर्च होता है, लेकिन UPSC की बहुत रिसर्च पेपर होता है। बहुत बड़े बड़े विद्वान स्कॉलर्स लगते हैं, साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट लगते हैं पेपर बनाने के लिए। अलग अलग फील्ड के लोग अपने अपने ज्ञान से एक एक क्वेश्चन को बनाते हैं और फिर उसे पूरी तरीके से पिरोया जाता है एक कमेटी के माध्यम से, ठीक है। ऐसे नहीं कि कॉपी के वो किताब के पीछे से क्वेश्चन लिखे हुए हैं उनकी फोटो स्टेट करा के आपको दे दी, ऐसा नहीं हो सकता। तो जो रिसर्च है, तो उस रिसर्च की कुछ थोड़ी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ कि पेपर का मोड कैसा होता है। देखिए 2015 से 18 तक का जो एक तरीके का एनालिसिस है, 3 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक हल्के, जिन्हें इजी कहते हैं, एक मीडियम, जो ना हल्के होते हैं ना भारी होते हैं, मीडियम होते हैं, और एक होते हैं डिफ़िकल्ट, बहुत कठिन, ठीक है। अब कठिन और डिफ़िकल्ट ये तो आप बोलते हो कि पढ़ने पर डिपेंड करता है साहब। अगर पढ़ा हुआ आ गया तो पेपर हल्का, और पढ़ा हुआ नहीं आया तो पेपर भारी। आपकी बात भी बिल्कुल सच है। लेकिन डिफ़िकल्टी का मोड है एक जो बनाया जाता है UPSC में, उनको सिंपल भाषा में बोलते हैं इडियोटिक क्वेश्चंस। कौन से? सिंपल भाषा में बोला जाता है। इडियोटिक क्वेश्चंस को हिंदी में कहा जाता है मत भ्रम क्वेश्चन, मत भ्रम प्रश्न, जो आपकी मत और भ्रम को तबाह कर दे। इडियोटिक, ऐसे क्वेश्चंस UP PCS में बहुत पूछे जाते हैं। किसमें? जो मैं अगला सेगमेंट बताऊंगा आपको। UPSC में तो आते हैं, जिसे आप डिफ़िकल्ट मोड कहते हैं,
ठीक है, अब आप खुद ही बता देंगे। देख लीजिए 2015 में इजी क्वेश्चन कितने आए, भारी को वो मीडियम कितने आए और इडियोटिक कितने आए। ठीक है, इडियोटिक क्वेश्चन का मतलब है डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस जो आपको जानबूझकर पेपर में दिए जाते हैं। आपका सबसे पहला काम प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए आप उन क्वेश्चन को पहचाने जो इडियोटिक हैं, जो आपको छोड़ने हैं। सबसे पहला काम, अगर आप ये चीज़ क्वेश्चन पेपर में पहचान जाते हैं कि क्वेश्चन छोड़ने कौन से हैं, आपका आधा काम आसान हो गया। इजी लेवल का मतलब वो है जो आपका पढ़ा हुआ आ गया डेफिनेटली। कितने क्वेश्चन, लगभग 28, एक नहीं छोड़ना होता। मीडियम क्वेश्चन वो क्वेश्चंस हैं जो पढ़े हुए भी हैं और थोड़ा सा जिसमें सस्पेंस भी हो, कन्फ्यूजन भी हो हल्का, लेकिन आप एक अच्छा रैशनल गैस करके, एग्जम्पशन करके, रैशनल बोला मैंने, रैशनल गैस करके उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। समझ रहे हैं? वो होते हैं मीडियम क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा संख्या उन्हीं की होती है। ये प्रैक्टिस से दूर होते हैं। 49 और 28 कितना होता है? ठीक है, कितने नंबर चाहिए थे हमको क्वालिफाई करने के लिए? ठीक है, कितने नंबर बन रहे हैं इससे? ठीक है, मतलब मीडियम में से भी आप क्वेश्चन छोड़ सकते हैं सर। समझ गए? फेल कौन होता है पता है? अब मैं आपको फेल बताता हूँ कौन होता है। फेल वो होता है जो इनर अटेम्प्ट करता है। यूपीएससी में फेल वो होता है जो इन्हें अटेम्प्ट करता है, इडियोटिक क्वेश्चंस को। ठीक है, पिछले साल ना एक क्वेश्चन आया था, इडियोटिक क्वेश्चन का मतलब बताता हूँ। इडियोटिक क्वेश्चन का मतलब बता दो, ध्यान से सुनिए। पिछले साल एक क्वेश्चन आया था कि महात्मा गांधी अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से जब भारत आए थे तो वो किस जहाज से आए थे? समझ गए? सब सरकार ने, अभी मैं सीधे उस पर पहुंचूंगा, गवर्नमेंट ने आपको जो पेपर दिया था उसके साथ में एक सिलेबस दिया था। सिलेबस के साथ में उसकी एक कंटेंट बुक दी थी, कहाँ कहाँ से पढ़ना है। उस पूरी कंटेंट बुक में वो क्वेश्चन का आंसर नहीं था। ठीक है, आप फिर भी माथा लगा रहे हैं, बोले नहीं INS से आए होंगे या विक्रांत से आए होंगे। अरे नहीं यार, वेदांता से भी आ सकते हैं। तो आप हुए इडियट और वो क्वेश्चन था क्या? इडियोटिक। और आप उसके ट्रैप में क्या हो गए? फंस गए। और जब आप फंस गए वहीं आप फेल हो जाते हो। आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करना था। जिस दिन आपके अंदर इतनी समझ विकसित हो गई कि आपको कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और कौन सा नहीं, उस दिन आपका प्री निकल जाएगा। बात समझ में आई? और इडियोटिक क्वेश्चंस की संख्या आप देख सकते हैं। ठीक है, डिफिकल्ट क्वेश्चंस। इसलिए जर्नी बहुत आसान और बहुत ही भारी है। यूपीएससी की तैयारी भारत की तैयारियों में सबसे इजी मोड की तैयारी है। इजी मोड समझते हैं? इजी मोड का मतलब ये होता है कि आपको तकलीफ नहीं होती तैयारी करते हुए। आप जब 12th में होते हैं तो आपको कैलकुलस में कितनी तकलीफ होती है, फिजिक्स की एक थ्योरम को याद करने में कितनी तकलीफ होती है। लेकिन आपको यूपीएससी की पूरी तैयारी में एक भी कॉन्सेप्ट या एक भी पर्टिकुलर मैटर नहीं मिलेगा जहां आपको तकलीफ होगी। जहां वो तकलीफ दे रहा है, मैं बता रहा हूं आपसे, बच्चों को बोलता हूं मैं, जहां यूपीएससी का सिलेबस तकलीफ दे रहा है, आप साइड में लिख लेना, वो यूपीएससी का हिस्सा ही नहीं है। समझ गए? वो यूपीएससी का क्या नहीं है? हिस्सा ही नहीं है। जहां आपके माथे में दर्द हुआ कैलकुलस जैसा, बर्नौली की थ्योरम जैसा, वहीं आप साइड में लिख सकते हैं, भैया अरे ना ये ना आने का। आप कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि यूपीएससी इज़ वेरी स्मूथ एग्जामिनेशन, बहुत
बहुत स्मूथ एग्जामिनेशन, लेकिन इस पर फिसलन बहुत है। क्या बहुत है? फिसलन। अब फिसलन वो अब मैं आपको बता ही रहा हूँ। देखो, ये मोड में एक इजी एग्जामिनेशन है। मैंने इसे मीडियम नहीं कहा, मैंने इसको हार्ड नहीं कहा, मैं इसे क्या बोल रहा हूँ? इजी। जब आप कंपटीशन में बैठते हैं, यूपीटीयू की परीक्षा देते हैं बीटेक के लिए, आप आईआईटी की परीक्षा देते हैं, आप एमबीबीएस के नीट की परीक्षा देते हैं, ठीक है, आप क्लैट की परीक्षा देते हैं, जो भी ग्राउंड की परीक्षा आप देते हैं, उनसे कंपेयर कर लीजिए। ये परीक्षा का नेचर इजी है। कैसा है? इजी है सर। परीक्षा का मोड तो इजी है, कोई नहीं कह सकता इस बात को, झुठला नहीं सकता इस बात को। यूपीएससी की जो परीक्षा का मोड है वो कैसा हो गया? इजी। तो फिर ये इजी मोड से और सबसे बड़ी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, तो इसमें ऐसा है क्या जहाँ बच्चे फेल होते हैं, जहाँ लोगों को समझ में नहीं आता? और वो है इसकी ब्रॉडनेस। क्या है? इसको हिंदी में बोलते हैं विस्तार। क्या? ये इजी तो है, मगर क्या है? ब्रॉड है। ठीक है, ब्रॉड है। आपको बड़ी बड़े काम, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी चीज़ों को डाइजेस्ट करना आना चाहिए, बड़े इशूज से खेलना आना चाहिए। सिलेबस आपका क्या है? बड़ा है। आप हिस्ट्री में अच्छे हो सकते हैं, हो जाएं, आप ज्योग्राफी में अच्छे नहीं तो नहीं होंगे। 7 सब्जेक्ट का मतलब है बैलेंस। क्या है? बैलेंस। आपके इंटरेस्ट नॉन इंटरेस्ट पर कुछ डिपेंड नहीं करता। आप बोलने लगो मेरा हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है सर, और आपका हिस्ट्री मजबूत हो जाए और आपको फीलिंग गुड आने लगे, खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्जामिनेशन की डिमांड क्या है कि आपकी हिस्ट्री भी कमज़ोर हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हिस्ट्री भी आपकी बैलेंस्ड हो, ज्योग्राफी भी, पॉलिटी भी, इकोनॉमी भी, और इन्वायरमेंट भी, और साइंस भी। बैलेंस चाहिए। क्या चाहिए? विस्तार, बैलेंस। मैंने आपको बताया ना कि क्या बहुत है? फिसलन बहुत है। और फिसलन के ऊपर चलने का एक सबसे आसान तरीका क्या होता है? बैलेंस बनाना। समझ गए? आप अगर बैलेंस बनाकर चले सब्जेक्ट्स में, मुद्दों पर, और बैलेंस आप तब बना पाएंगे जब अपने अंदर का जो आपका नाम है उसे लेते हुए उसे मार देंगे पहले। ठीक है, आप हिंदू हुए तो आपको हिंदू के टॉपिक अच्छे लगते हैं, मुस्लिम हुए तो मुस्लिम के टॉपिक अच्छे लगते हैं। पहले उन चीज़ों को मार दीजिए। आपको अपने क्षेत्र के टॉपिक अच्छे लगते हैं। आपसे पूछता हूँ मुरादाबाद के किनारे पर, मुरादाबाद किस सिटी के किनारे बसा हुआ? आपको फीलिंग गुड होता है, पता है रामगंगा। लेकिन जैसे ही मैं पूछता हूँ, ठीक है, कि मिर्ज़ापुर किसके किनारे पर बसा हुआ है, तो आपको बुरा लगता है। ये क्षेत्रवाद है। क्या है? जिस दिन आपको वही फीलिंग मिर्ज़ापुर पर आ गई जो फीलिंग आपको मुरादाबाद पर थी, उसी दिन आप भारत के वासी हो जाओगे। और जिस दिन आप इंडियन हो गए, उसी दिन इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन आपका निकल जाएगा। सिंपल बात है। अगर यूपी के हो गए तो आपका पीसीएस निकल जाएगा, और जो मुरादाबाद के हो गए तो प्रधानमंत्री फिर हो गए कहीं। समझ गए? या फिर कोई ऐसी सर्विस जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की है। वो आपको डिसाइड करना होता है कि आप हो क्या। समझ में आ गई? सिंपल डिमांड है, इसका विस्तार बहुत है, ब्रॉडनेस बहुत है एग्जामिनेशन की। सर बहुत बड़ा सिलेबस है इसका, और उस सिलेबस के बीच में जाके खेलना है आपको। इसीलिए इसको रेस नहीं कहते, इसको मैराथन कहते हैं। क्या? मैराथन की क्या क्वालिटी होती है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस एंड मैराथन? बोलिए। क्या डिफरेंस होता है रेस और मैराथन में? मैराथन में और रेस में क्या अंतर होता है? कंसिस्टेंसी बोली इन्होंने। मतलब सिंपल सी बात यह है कि मैराथन वो होती है जो भले ही धीरे धीरे चले, कछुआ की रेस, लेकिन कंटिन्यूसली चलती रहे। अभी देखना फ्लक्चुएशन, शुरुआत में बैच लगेगा, इतना जोश होगा कि जैसे 3 महीने में आईएएस बन सकते हो।
ठीक है, जैसे जैसे महीने निकलते हैं आपका जोश और जुनून क्या होता जाता है, ठंडा होता जाता है। ठीक है, और रेस पूरी होने से पहले कुछ लोग ऐसे बैठ जाते हैं मैराथन में, बोले हमसे ना हो पाएगा। क्यों होता है ऐसा? आप रेस से चले, आपको पता नहीं था कि मैराथन में और रेस में क्या अंतर होता है। और ग्राफ हमेशा ऐसा होना चाहिए, आपका ग्राफ ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। समझ गए? आप जो कल थे उससे बेहतर आज होने चाहिए, सिंपल बात है। इसीलिए सही टाइम होता है आप लोगों का प्रिपरेशन का। मैराथन की दौड़ में शामिल रहिए, आप मैराथन कीजिए। कोई चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, कुछ चीज़ें समझ में आती हैं, उसको डिसबैलेंस मत होने दो, उसे डील करो। अल्टीमेटली हमें पेपर देना होता है। ठीक है, लंबी ताक होती है, कम से कम 1 ईयर का प्रोसेस होता है, और 1 साल के बीच में तमाम घटो बचो होते हैं। ना सिर्फ मौसम में परिवर्तन होता है बल्कि आपके दिल और दिमाग दोनों में परिवर्तन होता है। ठीक है, 10-15 तो बर्थडे ही आ जाते हैं, और 15-20 जो है पार्टियाँ और मेहमानों का अलग बोलबाला रहा। उसके साथ आपके इमोशन भी बदलते रहते हैं, उसके साथ आपका पढ़ने का इंटरेस्ट भी फ्लक्चुएट करता रहता है। कंसिस्टेंसी बनाकर रखिएगा 1 ईयर के लिए। ठीक है, रिजल्ट अपने आप आ जाएगा, अपने आप, क्योंकि एग्ज़ाम फिसलन का है। ठीक है, बहुत स्मूथ है, हार्ड नहीं है, इजी पेपर है, मगर बहुत बड़ा पेपर है। रायता बिखेरने से मत डरो, बल्कि तैयारी रायता समेटने की करो। समझ गए? अगर आपको रायता समेटना आता है, अपनी ज़िंदगी का हो या फिर एग्जामिनेशन का हो, तो आप इस परीक्षा के लिए एलिजिबल हैं। आप ये कहो कि मेरे से रायता नहीं, मैं कुछ करता ही नहीं, तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। इसलिए जिसकी लाइफ बहुत एक्सपीरियंस्ड होती है, मैं आपको बता दूं, मैंने आपको सिंपल भाषा में ये बताई कि यहाँ पर एजुकेशन से ज़्यादा, एलिजिबिलिटी से ज़्यादा समझदारी चाहिए। क्या चाहिए? समझदारी, या समझदार व्यक्ति कभी फिसलता नहीं। ठीक है, जब आपके पास में समझदारी होगी तब आपके पास एनर्जी नहीं होगी, माहौल नहीं होगा। आज आपके पास में माहौल है, एनर्जी है, सपोर्ट है, तो आज आपके पास में क्या नहीं है? समझदारी नहीं है। और परीक्षा की पहली डिमांड है समझदारी, पहली डिमांड। ठीक है, समझदार लोग बहुत कम मिलते हैं। आप IITian देख सकते हो, आप वेल एजुकेटेड देख सकते हो, वेल क्वालिफाइड देख सकते हो, मगर आप इस पूरी सोसाइटी में समझदार इंसान बहुत कम देखोगे। समझदारी की डेफिनेशन बताता रहता हूँ मैं पूरे साल, अरिस्टोक्रेसी, समझदारी, बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं ये दोनों ही। सिर्फ 2 ही बातें आ गई तो कहानी बदल जाएगी। तो डिमांड है एग्जामिनेशन की समझदारी, डिमांड एग्जामिनेशन की बिल्कुल वो नहीं है। कभी आपको प्राउड हो कि मैंने 10+2 में 94% मार्क्स लिए हैं, अच्छी बात है सर, आपने लिए हैं, और आप डिमोरलाइज हो कि हाय मेरे तो 33% ही हैं, झूठ बोल के 60% बता रहा हूँ या बता रही हूँ, ठीक है तो 33%, और डिमोरलाइज हो। आप दोनों ही का ये मन का जो बैर है बेकार है। इट डजंट मैटर कि आपके 33% हैं, और इट डजंट मैटर कि आपके 95% मार्क्स हैं। आपका बस मैटर सिर्फ एक है कि आप दोनों मार्क्सों के साथ क्या समझदार हैं या नहीं। ठीक है, इस परीक्षा में आग लग जाती है अगर 10+2 एलिजिबिलिटी होती तो इसकी। इंटर के बच्चों में जो होती है ना, 10+2 के जो बच्चे होते हैं, टीनेज जिसे कहा जाता है, एनर्जी
फटके होती है उनके पास। उन्हें आप लोगों को, मैं आपको 6 घंटे पढ़ने को बोलूं, आप नहीं पढ़ पाओगे। 8 घंटे को पढ़ने को बोलूं, नहीं पढ़ पाओगे। वो व्यक्ति ऐसे होते हैं जो एक तो पूरे दिन पढ़ते हैं, स्कूल में जाके पढ़ते नहीं हैं, पढ़ते हैं मतलब, और दूसरा फिर क्रिकेट खेलने चले जाते हैं, ठीक है। फिर रात को आके फ़ोन भी चलाते हैं वो चुपके से, और सुबह को 6 बजे ट्यूशन भी चले जाते हैं। लेकिन उनके पास में एक चीज़ नहीं होती, वो क्या? समझदारी। एनर्जी तो बहुत ज़्यादा होती है मगर समझदारी नहीं होती। तो आप अपने अंदर का वो बच्चा मत मरने देना, आप अपने अंदर का वो टैलेंट मत मरने देना। जहाँ पर आपने 18 घंटे काम किया था बिना सोए, 4 घंटे सोए फिर भी मस्त तरीके से जिए, आपको वो नहीं ख़त्म होने देना है, बल्कि एक नई चीज़ ऐड करनी है पर्सनैलिटी में। और वो क्या है? समझदारी। आपको थोड़ा मैच्योर होना है, समझ गए? जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता जाता है, ये ग्राफ ऐसे जाता है, आपका समझदारी का लेवल बढ़ता जाता है, आपका एनर्जी ग्राफ कम होता जाता है। कई दफ़ा ऐसा हो जाएगा कि आपको बहुत बढ़िया मुद्दे पर ही यहाँ पर क्या आ जाएगी? नींद आ जाएगी। उनको हैंडल करने की कोशिश करना।